देखिए, इस विषय पर रामदास कदम साहब अपनी बात रख चुके हैं। बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना सत्य है कि जब बाला साहब बहुत बुरी तरह से बीमार थे, तब उनकी देखभाल करने के लिए 4 डॉक्टर उनके साथ थे। सही जानकारी उन डॉक्टरों के तरफ से ही आएगी। यह कदम साहब का आरोप है। इस आरोप का जवाब न तो उद्धव ठाकरे जी दे सकते हैं, न उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति दे सकता है। मुझे लगता है कि डॉक्टरों को सामने आकर के इस पर खुलासा कर देना चाहिए। ये आरोप लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की सहमति से ही रामदास कदम इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, तो इसमें जो है पार्टी का क्या भूमिका है? मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि एकनाथ शिंदे जी के लिए, एकनाथ शिंदे साहब के लिए बाला साहब ठाकरे भगवान की तरह, और ऐसे भगवान का नाम खराब करने के बारे में शिंदे जी इस जन्म में कभी सोच नहीं सकते। तो जो कदम साहब ने कहा वो उनकी अपनी जानकारी पर आधारित बयान है या भाषण है। अब उसमें शिंदे साहब का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि पार्टी रामदास कदम के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती, उसे अपने आप अलग करती है। नहीं, एकनाथ शिंदे जी के पास जो रामदास कदम जी के पास जो जानकारी है, वो जानकारी का आधार क्या वो बताएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बारे में सबसे सही वक्तव्य अगर कोई दे सकता है तो उस समय के उनके देखभाल के लिए जो डॉक्टर थे वही दे सकते हैं। पत्र लिखा जा रहा है यूबीटी की तरफ से कि रामदास कदम पर एक्शन किया जाना चाहिए, रामदास कदम की पत्नी की जो डेथ हुई है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, खासतौर पर एक्शन नहीं होता है, तो ये माना जाए कि उनकी सहमति थी इस पूरे प्रकरण में, इस तरह की बयानबाजी रामदास कदम द्वारा की गई। रामदास कदम जी हमारे पार्टी के एक ज्येष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, और उनके बारे में कोई भी फैसला करना है वो शिंदे साहब करेंगे, और इस पर मुझे इसके आगे कुछ टिप्पणी नहीं करनी। सर, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है आज, वहाँ पे एसआईआर जो है बहुत गहनता से उस पर काम हुआ, लाखों की संख्या में वोटर्स बाहर किए गए जो फर्जी तरीके से वोटिंग कर रहे थे। इसको लेकर क्या कहेंगे, और आज तारीखों का ऐलान होना है, इसको क्या कहेंगे? बिहार में आज विधानसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है, लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बहुत ही सघन प्रक्रिया वहां पर पूरी हुई, और वो थी एसआईआर की प्रक्रिया। एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से बिहार के मतदाता सूचियों में जो फर्जी वोटर हैं उनको निकालने का काम पूरा हुआ। चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या तमाम विरोधी पक्ष के नेताओं ने और विरोधी पक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया का जोरदार विरोध किया। ये वही लोग हैं जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर है जिसका इस्तेमाल एनडीए की पार्टियां कर रही हैं। और जब बिहार में एसआईआर के माध्यम से ऐसे फर्जी वोटरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्हें विरोध किया। विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरी की, और जो जानकारी हमारे पास आई है उस हिसाब से लगभग 40 लाख फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से बाहर निकाला गया। यह अपने आप में, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल कहा पटना में, कि यह मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी एसआईआर की प्रक्रिया तत्काल लागू की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। बड़े पैमाने पर जो बम विस्फोट के अभियुक्त हैं उनके रिश्तेदार हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं। एक नहीं कई जगह पर उन्होंने अपने नाम एज ए वोटर रजिस्टर करा दिए हैं। और ऐसे फर्जी और संदेहास्पद वोटरों की शिनाख्त होनी चाहिए, और एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से महाराष्ट्र के भी मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए। उबाठा के जो उम्मीदवार ऐसे फर्जी मतदाताओं के आधार पर चुनकर आए हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे उबाठा के उम्मीदवारों की असलियत क्या है
उसका खुलासा हो जाएगा। अच्छा बोलो बोलो। तो ख्वाजा पाकिस्तान के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये कहा है कि अब अगर जंग होगा तो हिंदुस्तान के जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो उसके कब्र होगी और आर पार की लड़ाई होगी भारत को नस्तानाबूद करने। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो भारतीय वायुसेना ने उनके तमाम ठिकानों पे एक जबरदस्त हमले किए, 100 से ज्यादा उनके आतंकवादियों का कत्लेआम किया, लगभग 8 आतंकवादी ठिकाने थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनके जो एयर बेसेस थे और न्यूक्लियर ठिकाने थे उसको तहस नहस कर दिया। आज उसके बाद पाकिस्तान इस दुख दर्द से अभी तक उबरा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या तमाम मंत्री, वो बार बार हिंदुस्तान को चुनौती देते रहते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि पिछली बार जो ठिकाने बच गए थे, अगर अगली बार कोई युद्ध हुआ तो उनके बाकी आतंकवादी ठिकाने भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। और पता नहीं कोई न्यूक्लियर बम उनके पास है कि नहीं, न्यूक्लियर हथियार है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर है तो संभाल के रखें, वरना अगले युद्ध में जो खिलौना रखा है उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। इतनी ताकत भारत की सेना में है। पाकिस्तान के जितने ख्वाजा हैं, ऐसे को हम खाजा बना के खाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है और यह ताकत पूरी दुनिया ने देखी है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। सर, कल उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से राजधानी उद्धव से मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे, उसको नहीं करेंगे। ये मुंबई के और महाराष्ट्र के मीडिया ने अनावश्यक रूप से ऐसा हाइप क्रिएट किया गया है कि दोनों भाई मिल जाएंगे तो महाराष्ट्र में कोई क्रांति हो जाएगी। उद्धव ठाकरे जी जब बाला साहब जी को धोखा दे करके मुख्यमंत्री बनने की लालच लेकर के कांग्रेस से समझौता करके आगे बढ़े, तो उसके बाद से लगातार उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। शिवसैनिकों ने उनको नकारना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि 2024 के विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस की बैसाखी भी उनके काम नहीं आई और वो 20 सीट पे जाके सिमट गए। अब वो मनसे की बैसाखी का सहारा लेना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पास सिर्फ 20 आमदार हैं, विधायक हैं, और मनसे के पास सिर्फ 1.5% वोट। ये दोनों मिलकर के भी कोई चमत्कार नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए दूसरी कमजोर पार्टियों से जुड़ने का और अपनी पार्टी को बचाने का एक प्रयत्न में लगे हुए हैं। उनको मुबारक, लेकिन दोनों भाइयों के मिलने का कोई असर हमारे चुनावी परफॉर्मेंस पर नहीं होगा। ऐसा साफ साफ महायुति की तरफ से मैं घोषणा कर रहा हूं, बीजेपी, शिवसेना और अजीत दादा पवार की पार्टी की तरफ से। हमारी महायुति इस समय बहुत मजबूत है और महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं और जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, इन दोनों चुनावों में आप देख लीजिएगा बिल्कुल उसी तरह के नतीजे आएंगे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय नतीजे आए। इसी को लेकर एक सवाल है, जब संजय राउत को इस बारे में पूछा गया महायुति और महाविकास आघाड़ी के बारे में, तो संजय राउत ने आपसे वही प्रतिक्रिया दी है कि जो शिवसेना है, जो महायुति में है, वो अमित शाह की बी कंपनी है, अमित शाह जब लोग चाहे उसे बंद कर देंगे, और महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना है महायुति में, उसके ऊपर पैर रखकर आगे जाने की हिम्मत रखते हैं और हमारे में वो ताकत है और हम कर देते हैं। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी यानी उबाठा कांग्रेस के तलवे चाटने वाली पार्टी है। जिस कांग्रेस को बाला साहब जी ने हमेशा रिजेक्ट किया और कांग्रेस के साथ कभी हाथ मिलाने से बाज आए वो, और कहते थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उस कांग्रेस की घर की नौकरानी बन गई उबाठा पार्टी।
और तब भी उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, जबकि हमारी शिवसेना बाला साहब जी के हिंदुत्व के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है और हिंदुत्व के आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है और इसी विचार के आधार पर भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार से हमने कोई समझौता नहीं किया। जबकि उबाठा ने कांग्रेस से और शरद पवार से गठबंधन करने के चक्कर में भयंकर वैचारिक समझौता और वैचारिक गद्दारी की है बाला साहब के साथ। काय एक जो शुरुआत आपने मराठी से पार्टी चुराया, सिंबल चुराया, बाल चुराया, और ऊपर क्या करना है? 2022 से लगातार उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे रो रहे हैं और रो करके एक भावनात्मक विषय लोगों के सामने रखते हैं। पिछले 4 वर्षों से वो लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी चुराई, उनका चिन्ह चुराया और उनके पिताजी को चुरा लिया। यह एक भावनात्मक विषय, इसमें कानून और तथ्य कहीं से भी नहीं है। जहां तक पार्टी चुराने की बात है तो इन्होंने बाला साहब जी से गद्दारी की, कांग्रेस से हाथ मिलाया और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिंदुत्व का विचार त्याग दिया। इसकी वजह से शिव सैनिकों में बड़े पैमाने पर असंतोष था, नाराजगी थी, दुख था। इन दुखों को देखते हुए एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहब जी के विचारों के आधार पर उनके हिंदुत्व का धनुष्यबाण हाथ में उठाया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जिसकी खुद अपनी विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित थी। उद्धव जी अपने आप में इस प्रकार से व्यस्त रहते थे बतौर मुख्यमंत्री कि अपने विधायकों को भी संभाल नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि 54 में से 40 विधायक उनके आंखों के सामने उनके छोड़कर निकल गए। इसमें शिंदे जी का कोई दोष नहीं, उन आमदारों का, विधायकों का अपना निर्णय था। और उसके बाद जो शिवसेना नीचे जा रही थी, नष्ट हो रही थी कांग्रेस के चक्कर में, उस शिवसेना को बचाने का काम शिंदे साहब ने किया। तो पक्ष को चुराया नहीं बल्कि पार्टी को बचाया शिंदे जी ने। और यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब एक कांग्रेस के साथ लड़ते हैं तो 109 सीटों पर लड़ने के बाद महज 20 सीट पर गिर जाते हैं, जबकि शिंदे साहब और शिवसेना ने जो 80 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़े, हम लोग 60 सीटों पे चुनाव जीत करके आए। यह महाराष्ट्र के लोगों का संदेश था। महाराष्ट्र के लोगों ने 2022 में जो एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया उसके ऊपर अपनी मुहर लगाई थी। यह विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ साफ करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा चिन्ह चुराया। ये जो धनुष्यबाण है वो शिवसेना का था और शिवसेना का है। भारत के चुनाव आयोग ने तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद और उनके पास जिस तरीके से बहुतायत विधायक थे, बहुतायत एमपी थे, सांसद थे और पदाधिकारी बड़े पैमाने पर जब शिंदे साहब के पास आए तो असली शिवसेना ये थी। यह चुनाव आयोग का अपना विश्लेषण था, चुनाव आयोग का कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय था, जिसके आधार पर इनको मिला। फिर भी ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग के डिसीजन के विरोध में जाकर के आप संविधान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप बताइए, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो संविधान बचाओ यात्रा चलाने का कोई अर्थ नहीं है। यह ढोंग है, ढकोसला। आखिरी बात, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री नहीं मानता। एकनाथ शिंदे साहब ने संविधान की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है। आप अगर उनको उप मुख्यमंत्री नहीं मानते मतलब आप संविधान को नहीं मानते क्या? स्पष्ट करिए। आखिरी बात, मेरे पिताजी को चुराया, मेरा बाप चोरला, मेरे बाप को चुरा लिया। बाला साहब उनके बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं लेकिन विचारों के आधार पर पूरे महाराष्ट्र के बाप है बाला साहब। और एकनाथ शिंदे जी ने जो उनके विचारों के सही वारसदार है, वारिस हैं, उन्होंने बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाया। जबकि आप उनके बायोलॉजिकल सन होने के बावजूद बाला साहब के विचारों को आपने त्यागा।
और कांग्रेस के साथ गए और हिंदुत्व के साथ गद्दारी की। तो जो एक तरफ आपने हिंदुत्व छोड़ा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ाया, तो असली वारिस ये हैं। हां, आप बायोलॉजिकल सन हो सकते, इस पर हमारा कोई एतराज नहीं, इस पर हमारा कोई शक नहीं। संजय राउत ने कल परसों आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के पास 5 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। यह एकदम तथ्यहीन और निराधार किस्म का आरोप है। कभी बाला साहब के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप किसी ने लगाया था कि बाला साहब के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बाला साहब हंसे, उनने साफ साफ कहा, भाई तुमने जो आरोप लगाया उसके सारे कागज पत्र लेके आ जाओ मेरी प्रॉपर्टी के, तुमको आधी प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम कर देता हूं। उसके बाद वो कभी आया नहीं। सिमिलरली मैं संजय राउत को कहना चाहूंगा, 5 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसका जो भी सबूत है लेकर सामने आ जाइए, आधी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। मैं शिंदे साहब के बिहाफ पे आपको वचन देता हूं। कहने का आशय यह है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी कागज के, बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप लगाने से संजय राउत या उद्धव ठाकरे जी बाज आए, क्योंकि ये डिजिटल एज है। आज हर चीज नेट पर अवेलेबल है। जो नए नए बच्चे हैं, हर जानकारी को दुरुस्त करने के लिए वो तत्काल गूगल सर्च मारते हैं। तो ऐसे झूठ बोलेंगे तो आजकल के जो नौजवान हैं उनकी नजर में आप लगातार गिरते जाएंगे। विधानसभा चुनाव तक आप गिरे। अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। अगर इसी प्रकार की झूठ पर आधारित जानकारियों को आप प्रसारित करते रहे तो और कुछ नहीं होगा, आपका और भी पतन होगा। आज के पूरे नए जनरेशन जिसको आप जेन जी कहते हैं, उसकी नजरों में आप गिर जाएंगे।